हेलो सारे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे हो। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले तुम्हारा इंटरमीडिएट ग्रुप 2। तो वेलकम टू पेपर नंबर 5 ऑफ इंटर ग्रुप 2, दैट इज आर एडवांस अकाउंटिंग। नाम ही काफी है, एडवांस अकाउंटिंग। मतलब क्या? हम लोगों ने फाउंडेशन में सीखा था प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग। उसके बाद ग्रुप 1 में तुमने देखा है अपना अकाउंटिंग अकाउंटिंग में, जिसमें बहुत अलग अलग चीजें सीखी तुम लोगों ने। सिंगल एंट्री सीखा, इंश्योरेंस क्लेम सीखा, इन्वेस्टमेंट्स का कैसे अकाउंटिंग करना है, बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखे, पूरा कंपनी अकाउंट सीखा है, शेड्यूल 3 के बारे में सीखा है। तो फिर अभी क्या है मैम, आगे क्या है? तो नाम ही ये बोला ना, एडवांस अकाउंटिंग। तो एक स्टेप आगे चलेंगे हम लोग अभी, और एडवांस अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीजें सीखना, जैसे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। जब दो कंपनीज एक हो जाते हैं, राइट, तो उसके बाद कैसे उसका अकाउंटिंग होता है, अमालगमेशन। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, एडवांस टॉपिक से, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल। ओके, वो सीखेंगे। पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ तो तुमने ऑलरेडी सीख लिया था फाउंडेशन में। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे भाई, जब डिसॉल्व होते पार्टनरशिप तो क्या होता है, अगर पार्टनरशिप कन्वर्ट करना चाहता है खुद को कंपनी में तो कैसे अकाउंटिंग होता है। मतलब हर जो चीज है, बेसिक पार्टनरशिप पहले सीखा, अभी एडवांस। बेसिक कंपनी अकाउंट्स पहले सीखा, अभी एडवांस। तो ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की खासियत है। अगर मैं नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं तो ग्रुप 1 से कम है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 से डबल है। तो उस हिसाब से देखा तो बैलेंस आउट हो जाता है ये सब्जेक्ट। ओके, काफी बच्चों को लगता है कि भाई हम लोग ने अकाउंटिंग किया तो अभी एडवांस अकाउंट्स में हमको अलग क्या करना है। तो अलग कुछ नहीं करना है। क्या होता है ना, जब हम लोग अकाउंट सीखते हैं ग्रुप 1 में, तब हमारा बेस होता है सिर्फ फाउंडेशन। लेकिन अब जो है, तुम लोग भी एक स्टेप आगे चले गए, तुम इवॉल्व हो रहे हो, राइट। तुमने अभी अकाउंट्स के साथ ऑब्वियसली बेसिक अकाउंट्स और अभी ग्रुप 1 का अकाउंट्स, अब जो हम लोग सीखेंगे उसके लिए तुम्हारा जो बेस है वो ऑलरेडी एनहांस हो गया, तुम्हारा कैपेसिटी एनहांस हो गया, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो गया। तो ऐसा कुछ बहुत अलग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे तुमने वहां पे अप्रोच किया था, वही कंसेप्ट्स, वही सम्स, वही अच्छे से करना, ये सेम यहाँ पे करना है। सिर्फ क्या होता है ना, लेवल एक लेवल अप है, तो उसकी वजह से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी चीजें समझने में। और लेकिन अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो जितना मेरा अकाउंटिंग स्कोरिंग है उतना ही मेरा एडवांस अकाउंट स्कोरिंग है। तो अपने लिए एग्जेम्पशन तो अपना बेस ही है। मतलब पहले से डे 1 को ही अभी से डिसाइड कर लो कि मुझे जो है मिनिमम एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मेरे लिए कोई चॉइस ही नहीं है, एग्जेम्पशन लाना ही लाना है। मैं किसके लिए मेहनत कर रही हूं, मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूं कि ताकि हम लोग 1890 तक पहुंच सके। एग्जेम्पशन बेस है अपना, बाकी बच्चों का रहेगा पासिंग बेस, अपना बेस एग्जेम्पशन। बात समझ में आई? और उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़ेगा उतना तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे तो अकाउंट्स के साथ थोड़ी ना खेल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक एक स्टेप हम लोग अभी आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी मैं आज जो है तुमको सबसे पहले इंट्रो दूंगी अपने इस सब्जेक्ट का, उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू एडवांस अकाउंट्स। जैसे मैंने बोला, तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है ग्रुप 2 का, और ग्रुप 2 का फर्स्ट पेपर है, तो बहुत ही अच्छे से आराम से इसको करना है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है जो भी फर्स्ट पेपर होता है वो अपने पूरे ग्रुप को अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता ही आता है, क्योंकि अगर पेपर मेरा फर्स्ट ग्रुप का, मतलब ना कोई भी फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया तो कहीं ना कहीं वो मेरा आगे की प्रेपरेशन को हैम्पर करता है। तो इसके लिए मुझे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उतना ही नहीं, क्योंकि अकाउंट से और मैं सीए बन रही हूँ तो मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, मुझे वो बहुत ही अच्छे से सीखना है। तो ये मेरा पहली बात है। तो हमारा पेपर पैटर्न कैसे, तो पेपर पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर पैटर्न था बिल्कुल वैसा ही पेपर पैटर्न है। सबसे पहला क्वेश्चन है कंपल्सरी क्वेश्चन, और ये कंपल्सरी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क के, यानी 20 मार्क का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो रहता है ये बेसिकली तुम्हारा एएस में से आता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसको मैं ग्रुप 1 में भी हमेशा बोलती थी कि बहुत अच्छे से करो, तो ग्रुप 2 में तो 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो हमको बहुत ही अच्छे से करने पड़ेंगे वो। तो ये मेरा एक हो गया। उसके बाद हमको चॉइस मिलता है क्वेश्चंस का। ओके, 2 से लेकर 6, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन में से तुमको 4 सॉल्व करने, और हर क्वेश्चन 20-20 मार्क का है। अब ऐसा नहीं कि
एक क्वेश्चन 20 मार्क का है, हो सकता है एक क्वेश्चन फुल 20 मार्क्स का है, या हो सकता है ए एंड बी पार्ट हो 10 मार्क 10 मार्क, या 15 मार्क 5 मार्क, वो कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। चॉइस है हमको पेपर में, ऐसा नहीं कि चॉइस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई चैप्टर ऑप्शन में डाल दें कि यार ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, ये बहुत लेंदी है, चल इसको ऑप्शन में डाल दें। ये हमारे पास लिबर्टी नहीं है, क्योंकि अगर मैं कोई भी चीज ऑप्शन में डाल देती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं खुद ही मेरे पेपर को, ऑप्शनल पेपर को कंपलसरी कर देती हूँ। क्योंकि अगर समझो फॉर एग्जाम्पल बच्चा बोलता है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कंसोलिडेशन बहुत डिफिकल्ट है, अरे अमालगमेशन नहीं अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगने का क्या सवाल है, मेरे लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको अच्छे से, और ऑब्वियसली इट्स नॉट कि मैं अभी नहीं सीखूंगी तो कब सीखूंगी, तो ये चॉइस नहीं अपने पास, राइट। कल तुम्हारे पास कोई ऑफिस में क्लाइंट आएगा, बोलेगा अमालगमेशन करना है, अरे भाई मैंने ऑप्शन में डाला था, मैं क्या करूं, ये तो नहीं चलेगा ना। तो यही पॉइंट होता है कि तुमको हमेशा ये बात को ध्यान में रखना है कि सब कुछ अच्छे से करके जाओ। और जो अपना 6th क्वेश्चन होता है उसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, अगेन उसमें भी एक छोटा सा इंटरनल चॉइस होता है कि 4 क्वेश्चन सॉल्व करने आउट ऑफ 5, तो उस बेसिस पे भी तुमको थोड़ा बहुत चॉइस मिल जाता है, वो भी एएस के ही बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या कभी कभी छोटे थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत थ्योरी है या बहुत ज्यादा थ्योरी देखना पड़ता है, हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थ्योरी है तो वो करना पड़ता है, बाकी थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं तुमको समझाते जाऊंगी। तो ये मेरा पेपर पैटर्न हो गया, और ये बिल्कुल अकाउंट्स के जैसा ही, इनफैक्ट तुम्हारे सारे पेपर्स ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे चैप्टर वाइज वेटेज पे। तो ये वेटेज जो दिया इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, और इस वेटेज के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे सिलेबस का भी आइडिया आ जाता है तुमको। सबसे पहले आता है हमारा कंपनी अकाउंट्स। मैम कंपनी अकाउंट्स हमने ग्रुप 1 में भी सीखा था। हाँ, तुमने ग्रुप 1 में क्या सीखा था, तुमने सीखा था शेड्यूल 3, तुमने सीखा था बेसिक कंपनी अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स, कैश फ्लो बनाना, और तुमने वहां पे सीखा था रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बोनस शेयर्स। ये तुम्हारा ग्रुप 1 हो गया। अब हम लोग एक स्टेप आगे चल रहे हैं। अब कंपनीज में और क्या होता है, तो कंपनीज इसॉप इश्यू करते हैं। इसॉप सुना है ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। बायबैक करते कंपनीज, मैम लॉ में सीखा है सेक्शन 68 बायबैक का, सीखा है ना तुमने, अब उसका अकाउंटिंग कैसे करता है हम यहाँ सीखेंगे। डिफरेंशियल राइट्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल राइट्स, वो कैसे होता है, वो क्या रहते हैं कंसेप्ट, वो यहाँ पे लॉ में तुमने ये सब सीखा है, बट इसका अकाउंटिंग एंगल हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये हो गए मेरे 2 चैप्टर्स, इसॉप पहला वाला, दूसरा वाला बायबैक एंड डिफरेंशियल राइट से एक ही चैप्टर में कवर्ड है। तीसरा आता है लिक्विडेशन। भाई कंपनी वाइंडिंग अप हो गया है, बंद हो गया है, मैंडेटरी हो गया या फिर वॉलंटरी हो गया, जो भी हो गया, इसका कैसे होगा काम। तो हमने अकाउंटिंग तो सीख लिया कंपनी का, लिक्विडेशन भी तो सीखना है ना, तो वो यहाँ पे सीखेंगे, तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो 1 2 3, उसके बाद आता है हमारा अमालगमेशन। जैसे 2 बड़े कंपनीज हैव कम टुगेदर, मर्ज हो गए, तो उसका कैसे अकाउंटिंग होता है, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 5 चैप्टर्स तुम्हारे कंपनी में आते हैं, ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो वेटेज है ना, वो ये 5 चैप्टर्स का 33 to 38% है। इसमें जो 2 चैप्टर्स है इसॉप एंड बायबैक, और छोटे चैप्टर्स है। उसके बाद लिक्विडेशन मीडियम चैप्टर है, अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन थोड़े बड़े चैप्टर्स है। लेकिन अगर वेटेज की बात करो तो 33 to 38, मतलब ऑलमोस्ट 40 मार्क्स, जो पासिंग बोलते हैं ना हम लोग, वो इसी में से आने वाले 4 चैप्टर्स में से, 4 नहीं 5 चैप्टर्स में से। तो 5 चैप्टर्स मेरे कंपनी अकाउंट्स के हो गए। उसके बाद एक और आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मेरा चैप्टर नंबर 6 में पकड़ लेती हूँ। और पार्टनरशिप एक है जिसमें डिसॉल्विंग सीखते हैं हम लोग, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो कन्वर्ट किया पार्टनरशिप को, सेल किया पार्टनरशिप को, तो क्या होता है, तो ये मेरा 7th मतलब एक चैप्टर हो गया, ठीक है। और फिर उसके अलावा स्पेशल चैप्टर है बैंकिंग का, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते, बैंकिंग कंपनीज, तो वो हम सीखेंगे। और बैंक सीखेंगे तो उसके साथ साथ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग का वेटेज थोड़ा कम है, 12 से 16 मार्क, तो वो मैं एंड में रखती हूँ चैप्टर्स। हाँ, हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे वो है पार्टनरशिप, उसके बाद हम लोग इसॉप बायबैक करेंगे, लिक्विडेशन करेंगे, फिर अमालगमेशन रिकंस्ट्रक्शन, सीएफएस, ओके। तो ऐसे हमारे 7 चैप्टर्स हो गए, प्लस बैंक्स और एनबीएफसी, टोटल 9 चैप्टर्स। वैसे देखा तो अच्छा है ना, ग्रुप 1 में तो ऑलमोस्ट 14 चैप्टर्स थे,
उस हिसाब से 9 चैप्टर्स इज गुड ना। तो चैप्टर्स कम है यहाँ पे, लेकिन अपना इंस्टीट्यूट इतना भी अच्छा नहीं और इतने महान तो है नहीं, तो उन्होंने अगर चैप्टर्स कम कर दिए तो उन्होंने एएस बढ़ा दिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 12 है यहाँ पे, टोटल 12 स्टैंडर्ड्स, 4, 5, 7, 9। उसके बाद आता है अपना 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, ऐसे टोटल 12 स्टैंडर्ड्स हैं। 12 स्टैंडर्ड्स का अगर मैं वेटेज देखूं, माय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो 20 to 26, बट कभी कभी 30 मार्क्स तक भी आते हैं, तो यू कैन से 20 to 30% का वेटेज है। और सबसे बड़ी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपल्सरी में आते हैं, है ना, पहले क्वेश्चन में। तो इसके लिए हमको वहां पे बहुत अच्छे से करना ही पड़ता है, क्योंकि कंपल्सरी चीज के साथ तो खेल ही नहीं सकते ना। थोड़ा कभी कभार ऑप्शनल के साथ खेल लो, मैं नहीं बोल रही खेलो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा तो मैं कभी कभी रिस्क ले सकती हूँ, लेकिन इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं, समझा। और एक इंटरेस्टिंग बात, वो सेकंड पार्ट देखो, पार्टनरशिप और सीएफएस, 25 से 30 मार्क आता है उसमें। इसका मतलब 2 क्वेश्चंस कंफर्म्ड है पेपर में, एक पार्टनरशिप, एक कंसोलिडेशन। अमालगमेशन भी कंफर्म क्वेश्चन है, 3 बड़े बड़े क्वेश्चन 15 से 20 मार्क तक आने ही वाले एग्जाम में, आंख बंद करके। बात समझी। तो इसके लिए ये सब चैप्टर्स जो है यहाँ पे, बड़े चैप्टर्स अगर मैं बोलूँ बिग चैप्टर्स, तो है अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, डिजिटल पार्टनरशिप और अपना कंसोलिडेट, 4 बड़े चैप्टर्स है, बाकी सब ओके। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर। ये तुम्हारे सिलेबस है और तुम्हारा वेटेज है। अब जो है इंस्टीट्यूट ने ना हमारे क्या किया है कि हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, स्किल असेसमेंट बोलते हैं इसको, कि कौन से स्किल्स जो है बच्चे का हम टेस्ट करने वाले। ऐसा नहीं कि भाई बहुत थ्योरी आ जाएगा या बहुत ही आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमारा जो पहला फोकस होता है, हमको ये देखना है बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन और नॉलेज कितना है। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, हम लोग बोलेंगे डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, लिस्ट करो चीजों को, राइट, या उसके बारे में डिस्कस करो, मतलब बेसिकली थ्योरी पार्ट, ठीक है। और ये थ्योरी क्वेश्चंस थोड़े चैप्टर के बेस्ड होते हैं और ज्यादा करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आते हैं, 5 to 15 मार्क्स। तो थ्योरी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं भाई, ये प्रैक्टिकल पेपर है अकाउंट्स है। तो मेरा जो मेन कंसेप्ट होता है वो एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, जो मेरा सेकंड वाला पार्ट है। 85 to 95 मार्क्स, मतलब क्या है एनालिसिस, वो कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखो, उसमें सम्स में सॉल्व करना सीखो। तो वो सम्स जो है वही अपना मैक्सिमम वेटेज है। तो इसके लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि सम्स के ऊपर फोकस करो, थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है वो जो मैं तुमको बोलूंगी, ऐसा नहीं कि हर थ्योरी करते जाना है, इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है। कम ऑन, मैं ऐसी टीचर नहीं तुमको बोलूंगी सब करो सब करो, कम ऑन, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जब मैं स्टूडेंट थी तभी मैंने पूरा नहीं किया था, तो व्हाई विल आई टेल यू, है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए कोई चॉइस नहीं होता, और वो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एग्जाम बेस्ड, यू नो, वो सब चीजें, वो सब ऑब्वियसली उसके लिए तो हम है ना। तो ये हो गया मेरा असेसमेंट। तो क्लियर बात है भाई, अपना मेन फोकस सम्स पे ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज वहीं पे, राइट। उसके आगे बढ़ते हम लोग कि हमारा क्या टीचिंग स्टाइल रहेगा, या हम लोग कौन से बुक्स देंगे, कैसे होगा। तो कैसे होता है ना, मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैं तुमको 3 ये देती हूँ, 3 बुक्स। पहला बुक जो होता है अपने 9 चैप्टर्स का बुक है, 9 चैप्टर्स मतलब मेरे चैप्टर का। सेकेंड बुक जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बुक। और थर्ड बुक जो रहेगा उसको मैं बोलती हूँ मास्टर स्ट्रोक बुक। मास्टर स्ट्रोक का मतलब यही है कि भाई दोनों बुक्स में हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन मेरे को थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए सॉल्व करने के लिए, और थोड़े कोई रीसेंट एग्जाम क्वेश्चन, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशंस हुए या कुछ भी ना प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैं मास्टर स्ट्रोक में देती, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है मास्टर स्ट्रोक बुक की, वो होता है मेरे टेस्ट, उसके बारे में तुमको आगे बोलूंगी, ठीक है। तीनों ही बुक्स आर कलरफुल इंटरैक्टिव नोट्स, ठीक है। तो एकदम अच्छे से कलरफुल है, ऑब्वियसली पढ़ने को भी मजा आता है जब हम लोग कलरफुल बुक्स से पढ़ते हैं, तो वो हो गए। इवन अकाउंट्स में भी हमने पूरा कलरफुल बुक्स ही दिए, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है, मैम और कुछ देखने की जरूरत है क्या, मेरे को मॉड्यूल देखना है क्या, मुझे क्या बोलते हैं आरटीपी देखने पड़ेंगे, एमटीपी देखना पड़ेगा। आंसर इज नो, क्योंकि हर एक चीज हम लोगों ने अपने बुक में कवर की है, थोड़ा नहीं 100% कवर किया।
मॉड्यूल मेरा पहला बेस है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। दूसरा हमारा बेस है, उसके बाद आते अपने सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स, अभी तक के जो भी एग्जाम पेपर्स है सब कवर्ड है, आरटीपी सब कवर्ड है और मॉक टेस्ट पेपर सब कवर्ड है। तो बेसिकली एक जगह पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा, तो क्यों तुमको इधर उधर भटकना है, जरूरत ही नहीं है। फोकस करो जो है उस पर 100% भरोसा करो, क्योंकि मैं तुमको गारंटी दे रही हूँ कुछ नहीं इसके बाहर आने वाला है। हाँ, एक चीज मैं नहीं बोल सकती हूँ, जब भी तुम्हारा अटेम्प्ट होगा, जब तुम्हारा जो भी अटेम्प्ट रहेगा उस टाइम का आरटीपी और एमटीपी वो तुमको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली इसमें कवर तो नहीं हो सकता, वो तो आगे आने वाला है, तो वो चीज तुमको देखना पड़ेगा, बस वो एक ही चीज है। और उसमें भी मैं तुमको दावे से बोलती हूँ कि 70, 80, 85% वो तुमने ऑलरेडी किया रहेगा, क्योंकि रेपिटेटिव होते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो तुमको टेंशन नहीं है, तो सब कुछ कवर्ड है, तो बच्चा तुमको कुछ भी, इनफैक्ट मैंने तो कुछ ऐसे भी पुराने वाले क्वेश्चंस भी रखे जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो एग्जाम में आने के चांसेस है, क्योंकि अगर इतने साल से पढ़ा रहे तो हमारे पास भी एक डेटाबेस होता है क्वेश्चंस का। हमारे जो ओल्ड सिलेबस के थे वो बच्चों के भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करता था पहले, वो भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किए हैं इवन तुम्हारे न्यू सिलेबस में, जो भी रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो तुमको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। सो ये हो गया अपना मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर्स सब कवर्ड। उसके बाद आता है समरी। मैम समरी चाहिए, आजकल ये बहुत नया फैड है, समरी चाहिए। अरे समरी क्या होता है? वही जो तुमको थ्योरी दिया है उसी को हम लोग समराइज करते, राइट। तो वो काम हम लोग जब पढ़ते हैं उसी टाइम पे हम लोग कर लेते हैं, जहां पे जरूरी है वहां पे तुमको हाईलाइटिंग तो करना ही है, साथ में जहां पे डायग्राम्स की जरूरत है तो तुम्हारा थ्योरी भी ऐसे फटाफट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम लोग सीखते हैं। वो कुछ अलग नहीं काम है, वो इट्स नॉट अ डिफरेंट जॉब, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग ओनली। जब लर्न कर रहे हो उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो तुमको उसी टाइम पे समझना है, तो वो अपने आप ही हो जाता है। हर क्वेश्चन जो भी है उसका कब एग्जाम में आया, कितने मार्क्स के आए, मैंने वो ऑलरेडी दिया हुआ, तुमको उसका भी टेंशन नहीं है, कि तुमको समझ आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस कितनी बार आए, कितने वेटेज से आते हैं, सब कुछ ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये मानती हूं मैं और ये करती हूं मैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरा टीचिंग का पहला बेस है। जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आता है ना, कितना भी घुमाओ, कितने भी सम्स करो, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट करो, 4 सम भी करोगे अच्छे से कंसेप्ट को समझ के, तो तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग वो नेक्स्ट लेवल होता है। और तुम 20 सम्स करोगे विदाउट कंसेप्ट, तो तुम्हारा वो अंडरस्टैंडिंग इतना कभी आएगा ही नहीं। तो कंसेप्ट्स को समझना ये अपना पहला प्रायोरिटी हमेशा रहता है, ठीक है। और ये जो डाउट क्लैरिफिकेशन है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और मेरे जो भी अभी के बच्चे हैं जो भी मुझसे पढ़े उनको ये पता है, और ये मैं सिर्फ बोलती नहीं, मैं करती हूँ। हमेशा डाउट्स को सॉल्व करवाओ। क्या होता है ना, कभी अभी वर्चुअल है, पेन ड्राइव्स है, कुछ बच्चे दूर दूर रहते हैं, बट क्या फर्क पड़ता है, वी आर ऑल इन द सेम बोट, सबको अभी सीखना है। तो छोटे मोटे डाउट्स पे आते तो बच्चे कभी कभी सोचते कैसे पूछे, कितना अजीब सा इतना बेसिक डाउट है, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे कौन तुमको जज करने वाला है, ठीक है। मैं तो टीचर हूँ, मेरे लिए तो सब बच्चे सेम है। तुम अगर छोटे से छोटा फालतू से फालतू भी डाउट पूछते हो, थोड़े टाइम के लिए तुमको लगेगा मैं सिली दिख रहा हूँ, मैं डम दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए डम होना दिखना इज ओके, वो भी टीचर के सामने जिसको कोई नहीं प्रॉब्लम है। नहीं तो लाइफ लॉन्ग वो डाउट लेके चलते रहेगा, और बाद में जाके किसी सीए बनने के बाद तुमने ऐसा कुछ कर दिया डाउट, ऐसे डम जैसे कुछ आंसर, तो वो क्या है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है डाउट्स पूछने के। पुणे में हो, यहाँ पे पूछने का आके कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मेल करो, सारे ऑप्शंस ओपन है। तो ये डाउट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर के अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं हर एक टाइप पे तुमको वो अपने आप ही समझ जाएगा कि चैप्टर को हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, उसको फिर टाइप्स में करते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चंस करते हैं। तो वो एक हो गया। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कैसे ना, सिर्फ थ्योरी मतलब जो सिर्फ देखने में मजा नहीं आता है। अगर अमालगमेशन की बात करें तो कौन से अमालगमेशन अभी हुए, कौन से कंपनीज ने एक ना टेक ओवर किया है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है दुनिया में, ये भी हम लोग देखेंगे। जब कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो हम लोग एक्चुअल रिपोर्ट्स देखेंगे कंपनीज के, जो कंसोलिडेटेड एफएस बना चुके हैं, कैसे बनाते हैं,
तो हर चीज को अगर प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे, इसॉप देखेंगे, बायबैक बात करेंगे, तो देखेंगे हम लोग कंपनीज क्या करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल टच जो है वो भी हम लोग करेंगे, सो दैट इंटरेस्टिंग हो जाता है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो जो हम लोग एक्चुअल में देखते हैं तो ऑब्वियसली वो और मजा आता है, तो वो सब करेंगे हम लोग। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं कैसे लर्न करना है, कैसे स्टेप्स में लर्न करना है। ठीक है, तो अभी इतने साल के एक्सपीरियंस से जो भी मैंने अभी तक सिखाया है बच्चों को, और जो मैं खुद भी सीख रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि टीचर है मतलब कुछ नहीं, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग। ओके, तो जो मैंने टेक्निक लाइक डिवाइस किया, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा वर्क करता है, उसको मैं बोलती हूँ कास्ट, CAST। 4 पॉइंट्स है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले C का मतलब होता है, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है तुमको, कि पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, कंसेप्ट को समझो। ठीक है, कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग हमारे चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्लस्टर्स बोलते हैं, और फिर वो हर पार्ट में जो कंसेप्ट होता है उसको समझते हैं, फिर उस कंसेप्ट से रिलेटेड सम्स करते हैं, और फिर वो 4-5 कंसेप्ट मिलके एक बड़ा सम बनता है, लाइक दैट। तो उस बेसिस पे हम लोग कंसेप्ट्स पे काम करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बिल्डिंग पे ध्यान दो। एक बार कंसेप्ट समझ गया कि उसको दूसरा स्टेप होता है उसको अप्लाई करना। सिर्फ मेरे को कंसेप्ट आता है, अरे कंसेप्ट आके कुछ नहीं, जब तक उसको प्रैक्टिकली तुम अप्लाई नहीं करते हो, सम्स में अप्लाई नहीं करते हो, तब तक वो कंसेप्ट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में तुमको सिर्फ कंसेप्ट नहीं पूछना होता, उसका एप्लीकेशन पूछेंगे। तो उसके लिए छोटे मोटे ट्रू और फॉल्स, MCQs, और सबसे बड़े सम्स, हर टाइप के सम्स। 4 मार्क का भी सम आ सकता है एग्जाम में, 20 मार्क का भी आ सकता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना वो कंसेप्ट को यूज करके, वही मेरा एप्लीकेशन सेकंड स्टेप है। अब तुमको एक बात बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं हाँ हमको कंसेप्ट आता मैम, हमको अप्लाई भी करना आता है मैम, प्रॉब्लम है मैम हमारा पेपर नहीं कंप्लीट होता है। मतलब वो प्रॉब्लम नहीं कि मुझे आता नहीं, प्रॉब्लम है कि मेरा कंप्लीशन नहीं। वो है मेरा S पॉइंट, जिसको मैं बोलती हूँ स्पीड। स्पीड पे, टाइम पे फोकस करो, कितने मार्क्स के सम को कितना टाइम देना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि पहले सम में मैं बोल सकती हूँ भाई इतना टाइम देना चाहिए, नहीं। पहले सम दूसरे सम में हम सिर्फ सीखते हैं, उसके बाद जब एक स्टेज आता है कि हमको अभी मालूम पड़ गया करना क्या है, तो मेरा अगला स्टेप होता है कि इसको कैसे टाइम में कंप्लीट करना है। तो वो स्पीड और टाइम का मतलब ये नहीं कि फटाफट किया और सब गलतियां की ना, एक्यूरेसी भी साथ में। स्पीड और एक्यूरेसी जब तुम बैलेंस करके चलोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी मेरा थर्ड वाला पॉइंट है। समझ में आया? और फिर आते हैं हमारे T पॉइंट पे। T पॉइंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ना बच्चे बहुत इग्नोर कर देते। खुद का सॉल्विंग जो होता है, खुद का प्रैक्टिस और खुद को टेस्ट सॉल्व करना, इसको तुम कभी भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे कितना भी हम लोग तुमको समझा दे, कर दे, मेरे साथ करने के टाइम पे अलग होता है, लेकिन जब तुम खुद करते हो वो चीज, सिली मिस्टेक्स करते हो, उसमें से सीखते हो, टाइम का समझ में आता है, पोस्टिंग, प्रेजेंटेशन, हर चीज पे फोकस होता है, टाइमिंग, वो जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे टेस्ट, तब तक बच्चा समझ में नहीं आता है। तो इसका भी इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना मेरे तीनों पॉइंट्स का है। ये 4 पिलर्स के ऊपर ही तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे 4 टेक्निक, जो मेरे पॉइंट्स है, स्टेप्स है सीखने के, वो ये है। अब आते हैं कि जो सिलेबस है, तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया तुमको, बुक 1 में अपने 9 चैप्टर्स हैं और बुक 2 में अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। बुक 1 के इसमें पार्टनरशिप एक है, कंपनी जो आज हम शुरू करेंगे, कंपनी अकाउंट्स में 3 चैप्टर्स और एक CFS का चैप्टर है, जो यहाँ पे ऐड करना भूल गई मैं। CFS भी एक चैप्टर है, अमालगमेशन है, रिकंस्ट्रक्शन 2 चैप्टर्स है, और बैंक NBFC 2, और एक CFS ऐड कर दिया, टोटल 9 चैप्टर्स। ठीक है, और बुक 2 में 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बुक 3 जो मैंने ऑलरेडी बोला, वो मास्टर स्ट्रोक का जो बुक है, उसमें बेसिकली समरी है, या एक्चुअली वो समरी तो जब हम लोग करते हैं पढ़ाई तभी हम लोग कर लेते हैं वो। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चनर बोल लो उसको, तुमको जो नाम देना दे दो, डजंट मैटर, बस थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद सॉल्यूशंस है, तो तुम पहले करो आंसर, फिर चेक करो तुम्हारा आंसर, वहीं पे समझ जाएगा। तो नया कुछ नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरा लास्ट वन, चैप्टर वाइज टेस्ट।
तो हर चैप्टर पढ़ाई करने के बाद जो मैं बोलती हूँ ना टाइम में सॉल्व करना, प्रॉपरली पढ़ाई करके देना, तो वो जो है आधे घंटे का 1 घंटे का जो भी टेस्ट है, हर चैप्टर का टेस्ट, ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, टेस्ट भी, विद सॉल्यूशंस है सब। तो वो टेंशन नहीं कि भाई कहाँ से आंसर मिलेगा, वो सब वहां पे। तुमको सिर्फ पढ़ना है, सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, सिर्फ अपने मन से डिसाइड करो, अच्छे से मार्क्स मिलाने हैं, पढ़ाई करना है, बस वो करो, डिसीजन लो, मेहनत करो, बाकी हम लाइक लीव इट ऑन मी। तो ये है अपना मास्टर स्ट्रोक बुक नंबर 3। तो आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया कि क्या है, कैसे हम लोग कवर करने वाले, एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। इसमें भी जो है अपना मास्टर स्ट्रोक बुक में होता क्या है ना, पहले 2 बुक्स में सब कुछ कवर हो जाता है, तो बच्चों को लगता एक्चुअली 2 बुक्स आर इनफ, लेकिन जो टेस्ट बोलो, एक्स्ट्रा बोलो, वो यहाँ पे बेटर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हमारा सिलेबस है, कैसे हमारे नोट्स हैं, क्या क्या कवर्ड है, कैसे पढ़ने वाले हैं, एक्सेट्रा। अब आते मेन क्वेश्चन पे। सब्जेक्ट तो समझ गया मैम, पोर्शन भी समझ गया मैम, आपके बारे में कुछ बताओ। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली मेरे सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो बेसिकली आई एम CA नेहा लाठी मित्तल, और बीइंग अ मेरिट रैंकर थ्रू आउट, मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी टीचिंग में, तो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से आई एम टीचिंग नाउ। तो उस बेसिस पे एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कहाँ पे डाउट्स आते हैं, क्या होता है क्या नहीं, ये एक्सपीरियंस आ चुका है। तो एज अ टीचर मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ऑलवेज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और उसको अच्छे से अप्लाई करना सीखो, बस इतना ही रहता है। और एग्जाम में एक अच्छा एम लेके चलो कि मुझे इतने मार्क्स मिलाने हैं। तुम 100 का भी एम करोगे तो भी आई एम विद यू। मैंने बोला 60 तो बेसिक ऑप्शन है तुम्हारा, वो मतलब मिलना ही, एग्जामिशन तो अपने पास मतलब चॉइस नहीं है। तो जैसे मैं अपने बारे में बता रही थी, मैं मेरिट रैंकर हूँ, आई हैव कम 3rd इन PE2 एंड 5th इन CA फाइनल ऑल ओवर इंडिया। साथ में आई एम ऑल्सो मेरिट रैंकर इन माई 12th, माई बोर्ड एग्जाम्स, माई BCom MCom एग्जाम्स, ओके। CA करने के बाद मैंने अपना सीसा डीसा भी क्लियर किया है। ये सीसा इज अ US कोर्स, डीसा जो है अपना इंडियन कोर्स ही है इंस्टीट्यूट का, ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट के बारे में। प्लस मैंने तीनों लेवल्स ऑफ CFA क्लियर किए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ US। रिसेंटली अबाउट अ ईयर और 1.5 year बैक आई हैव ऑल्सो डन माई DIP IFRS UK बेस्ड एग्जाम। तो IFRS भी हम लोग मतलब कि आई हैव लर्न दैट ऑल्सो। और उसके अलावा इफ़ यू सी एक्सपीरियंस वाइज, तो जैसे मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 14 years नाउ, और अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वेदर इट इज़ लाइव बच्चे, वेदर इट इज़ योर वर्चुअल बच्चे ऑल ओवर इंडिया, तो वो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कर रही हूँ अभी, 2 अलग अलग रिकॉर्डिंग्स करती हूँ, ठीक है। एक है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, दैट इज इंग्लिश रिकॉर्डिंग, इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, जहाँ पे कंसेप्ट है, समझने की बात है, वहाँ पे हिंदी रहेगा, और अगर कुछ रेपिटेटिव है, सेम टाइप है, तो वहाँ पे इंग्लिश भी यूज़ करती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि 100% हिंदी है, क्योंकि बच्चे को पेपर तो इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कंसेप्ट मैम ने हमको समझा नहीं, लैंग्वेज का इशू आया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज़ अ हिंदी प्लस इंग्लिश मैच, डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट जो हिंदी में सिखाए जाएंगे, और सम्स जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में रहेंगे। तो ये हो गया अबाउट द लेक्चर्स, ठीक है। मेरा एक एक क्या बोल सकते हैं सक्सेस मंत्रा है, या जो मैं बिलीव करती हूँ, और मैं इसमें मैंने देखा है बच्चों को, ये जो फॉलो करते हैं वो बच्चों को कभी प्रॉब्लम नहीं आता है, वो है ये, देयर इज नो शॉर्टकट, एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर तुमको सक्सेसफुल होना है तो बच्चा काम करना पड़ेगा, मेहनत करने के अलावा चॉइस नहीं है। जिस दिन तुम लोग ने डिसाइड कर लिया अपने दिमाग में मुझे CA में आना है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन मेहनत को एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, राइट। तो जो हम बोलते हैं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, नो डाउट हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन वो हार्ड वर्क अगर थोड़ा स्मार्टली करें, जिसको हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं, तो उससे मेरा काम भी अच्छा हो जाता है। तो कैसे करना है तो वो भी हम लोग सीखेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना, लेकिन मेहनत करने की तैयारी रखो, हार्ड वर्क की तैयारी रखो, और याद रखो शॉर्टकट से कभी, शॉर्टकट से अगर कोई किधर तुम जा रहे हो ना, वो जगह वर्थ नहीं है, याद रखना। शॉर्टकट इज नॉट द वे आउट। शॉर्टकट से पास हो सकते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो सकते, समझे। स्कोर करना है, अच्छा कुछ करना है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड
एंड नो शॉर्टकट्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो मैंने पहले ही बोला है तुमको. और डाउट क्लैरिफिकेशन के बारे में क्या है ना, जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमको जनरली पता चल जाता है कि बच्चे को ये एरिया में ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं, पता चल जाता है. तो हम लोग नॉर्मली वो सिखाने के टाइम पे बोल देते हैं हाँ यहाँ पे डाउट आ सकता है, ऐसे डाउट हो सकता है. तो वो चीज़ जो है वो हमारे एक्सपीरियंस से हम कर सकते हैं. लेकिन उसके अलावा भी बच्चे हैं, बच्चों के इतने क्रिएटिव डाउट्स आते हैं कि ये भी वो भी, कोई बात नहीं, ऑलवेज वेलकम फॉर डाउट्स. ठीक है, तो ये बात याद रखना. और लास्ट एंड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कुछ ऐसे होते हैं जो पूरा स्पून फीडिंग करते हैं सॉल्यूशंस, मतलब जो भी आंसर है ये ऐसे 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 करो, वो आंसर्स जो है फ्लैश होते रहते हैं, पावर पॉइंट पे फ्लैश हो रहे हैं या फिर अपने एक्सेल पे आ रहे हैं, और टीचर बोल रहा है हाँ चलो ये करो. गलत. मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मेरा स्टाइल अलग है. मैं बच्चों को पहले सोचने को बोलती हूँ, सोचो कि तुम क्या करोगे. जैसे तुम्हारा थिंकिंग डेवलप होगा ना, वैसे तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा जो है ना इंटेलेक्ट वो डेवलप होता है. स्पून फीडिंग सोल्यूशन है कि ये आंसर है, ये नहीं है सोल्यूशन. ये आंसर कैसे आया, ये स्टेप क्यों आया, ये स्टेप ऐसा ही क्यों है, इसको ऐसा क्यों नहीं किया. जब तुम ये सब सोचने लगोगे ना, समझो तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो. तो हमेशा थिंकिंग को डेवलप करो. और एक बात याद रखना, क्या होता है हम लोग कितने भी चीजें करके जाए, एग्जाम में कुछ एक नया एडजस्टमेंट आ गया, नया पॉइंट आ गया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. क्यों? अगर तुमने थिंकिंग के बारे में सोचा, अगर तुमने तुम्हारा लॉजिकल एबिलिटी डेवलप किया है, तो तुमको कोई डर नहीं है, तुम अपने आप उसको टैकल कर लोगे. तो यही मेरा पॉइंट है, इसलिए मैं हर सम जो है तुम्हारे साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करती हूँ. जितना तुम लिख रहे हो उतना मैं लिख रही हूँ, हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा ही लिख रही हूँ. बात समझ में आ रही है? उसका रीजन है कि मैं आई वॉन्ट यू टू थिंक और स्टेप्स को डेवलप करो. तो ये है जनरल टीचिंग स्टाइल अबाउट मी, अबाउट द सब्जेक्ट. आई होप तुमको सब अच्छे से समझ में आ गया है. और इसके साथ हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का चैप्टर. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर एडवांस अकाउंट्स का, जो है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के बारे में तुमने पहले भी पढ़ा है. कहाँ पढ़ा है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, याद है ना, फाउंडेशन में. अब जो हम लोग सीखने वाले वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जब पार्टनरशिप बंद हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है पार्टनरशिप, तो उसके बाद क्या होता है, कैसे उसका क्लोजिंग होता है बुक्स का, वो हम लोग सीखने वाले इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो ये चैप्टर और कैसे एक ओवरव्यू बताती हूँ तुमको कि कैसे हमारे नोट्स रहने वाले. जैसे अभी ये चैप्टर 1 है पार्टनरशिप, इसमें 2 यूनिट्स है या 2 पार्ट्स है. पहला पार्ट जो आज हम लोग स्टार्ट करें वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. ठीक है, तो डिसॉल्व हो जाती है फॉर्म, मतलब खत्म हो जाती है फॉर्म. तो क्या होता है, तो वो सबसे पहले हम लोग का जो भी थ्योरी रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो भी ज़रूरी है, वो हम लोग मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे, समझ के लेंगे. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग एंट्रीज, क्योंकि एंड में तो हमको अकाउंटिंग ही करना है इसका, तो वो हम लोग सीखेंगे. फिर जैसे तुम देखोगे उसके बाद आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होता है, या सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या होता है, उसका भी हम लोग सीखेंगे. तो ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है. फिर इस चैप्टर में मैंने बोला 2 पार्ट्स है. डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में भी 2 पार्ट्स है. एक है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स, दूसरा है जब डिसॉल्व हो जाते तो कैसे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन बोलते. पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कैसे ना थोड़े थोड़े पार्ट में पैसे आते, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गया मतलब क्या हो गया, बिजनेस बंद हो गया. बिजनेस बंद हो गया तो ऑब्वियसली सारे जो भी एसेट्स है बिजनेस के वो बेचेंगे, और उसके बाद जो भी लाइबिलिटीज है वो पे करेंगे, राइट. तो जब हम एसेट बेचते तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सब बिक जाते, उसको टाइम लगता है. तो जैसे जैसे पैसे आते वैसे वैसे हम पैसे पे करते रहते. तो वो कैसे पे होता है, वो पीसमील बोलते हैं उसको. तो ये मेरा एक टाइप ऑफ सम हो गया, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो वो हम लोग सीखेंगे. फिर एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, LLP रिलेटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. तो उसमें भी 4 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कुछ थ्योरी का छोटा सा पार्ट. तो ये एक थोड़ा सा थ्योरी भी है इस चैप्टर में जो हम लोगों को देखना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद थ्योरी खत्म होते ही फिर मेरे सम्स चालू होते. अब सम्स में अगर तुम देखोगे, पहले MCQs है, उसके बाद सम्स है. जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉपरली हर प्रॉब्लम दिया है कि कहाँ से लिया गया है. कोई मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो सारे हैं, तो मॉड्यूल का तो टेंशन ही मत लो, सब मॉड्यूल के क्वेश्चंस है. फिर RTP के क्वेश्चंस हो या फिर वो लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताती हूँ सोर्स क्या है क्वेश्चन का, वो हम लोग लिखते हैं. ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन है, ये वाला मॉक टेस्ट पेपर RTP का क्वेश्चन है.
तो वो भी लिखा जाता है, सो दैट यू नो कि बाबा 15 मार्क तक एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग के हैं। टाइप वाइज डिवाइड करते हैं हम लोग, लाइक ये पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है, तो उस हिसाब से सब सारे टाइप उसी में रहेंगे, उस सम के उस टाइम के जो भी सम्स है वो सब इसी में रहेंगे। तो इसमें हम लोग दिखाते हैं उसको, ठीक है, मैक्सिमम लॉस मेथड, वो जो भी हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो ये हो गया मेरा, देखो Jan 21 का भी एग्जाम क्वेश्चन 15 मार्क्स का वो भी कवर्ड है, सब कुछ जो है वो सब 100% कवर्ड है। अब जैसे ये खत्म हो गया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 2 जो है वो अमालगमेशन है, जब टू फर्म्स कम टुगेदर, राइट, या कन्वर्ट करते टू अ कंपनी, या सेल कर देते अपना बिजनेस, तो कैसे अकाउंटिंग होता। तो अगेन इसका फिर थ्योरी है थोड़ा सा, अगेन उसके रिलेटेड MCQs है, और उसके बाद उसके रिलेटेड सम्स है। तो इस बेसिस पे हम लोग अपना जो भी हर चैप्टर ऐसे ही है, टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रॉपर उसका सोर्स दिया गया है, और हर टाइप के सम्स हम लोग ने इंक्लूड किए। तो ये इसका बेसिक आइडिया है कि ऐसे नोट्स रहने वाले, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम सम्स तो क्लास वर्क ही है, लेकिन जो भी होमवर्क रहेगा वो इसमें ही रहेगा, तुमको बोला जाएगा होमवर्क रेगुलरली करना है, ये पहले दिन से अच्छे से डिसाइड करके रखो, ठीक है। ज्यादा नहीं देती हूँ मैं, एवरेज एक सम दिन का होता है, एवरेज वो भी कभी कभी 0 भी होता है, इट्स ओके। तो ये बेसिकली है, आई होप तुमको समझ में आ गया। तो अब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है जब हमारा फर्म ही डिसॉल्व हो गया, पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो गया, तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया और वो पूरा डिसॉल्व कर दिया, मतलब खत्म, बिजनेस ओवर, बाय बाय टाटा, खत्म हो गया। और एक होता है जहां पे फर्म नहीं डिसॉल्व होता है लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो अभी समझो 3 पार्टनर्स है, उसमें से एक पार्टनर मर गया, डेथ हो गया, तो फिर वो केस में बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते बिजनेस, लेकिन जो उनके पुराने टर्म्स थे वो गए, तो ये नए टर्म्स आ गए अभी, तो इसका हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें फर्म जो है पूरा वो जो तुमने बनाया है, जो भी फर्म है पार्टनरशिप फर्म, वो पूरी तरह खत्म हो गया। तो बिफोर इसकी थ्योरी देखिए, हम लोग इसके दोनों के डिफरेंस समझ के लेते। ये देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये एक चीज हुआ है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये दूसरा चीज है। तो ये दोनों में क्या फर्क है, कोई भी 4 से 5 पॉइंट तुमको याद रखने, जो एग्जाम में पूछ सकते हो, बोलो कि गिव द डिस्टिंग्विश, तो 4 से 5 पॉइंट, यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स है, इतना सबकी जरूरत नहीं है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लोग वो भी मार्क करेंगे, ठीक है। तो लॉजिकली मैंने क्या बोला, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है तो पार्टनर्स का जो आपस का रिलेशन है वो चेंज होता है। फर्म अभी भी है, लेकिन पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि कोई एडमिट हो गया नया पार्टनर, या कोई पार्टनर मर गया, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब कुछ तो हो गया, लेकिन फर्म अभी भी बरकरार है, ठीक है। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इट इज डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स का पुराना रिलेशन खत्म होता है, नया रिलेशन चालू रहेगा। उसके बाद देयर कैन बी चेंज इन द PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज ऑफ एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, कुछ भी हो, तो चेंजेस तो हुए, इसलिए उसका बोलते पुराना डिसोल्यूशन हो गया पार्टनर का, पार्टनरशिप का, और नया पार्टनरशिप। फर्म वही है, सिर्फ टर्म्स नए हैं। अब वही अगर मैं दूसरे साइड में देखूं, जो पार्टनरशिप फर्म है, इसका मतलब है एंटायर फर्म खत्म हो गया, सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब सीजेस मतलब स्टॉप, इट स्टॉप्स टू एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, अभी खत्म हो गया, वो फर्म पूरा डिसॉल्व हो गया, वाइंडिंग अप हो गया, उसका क्लोज हो गया, खत्म हो गया। इसमें पूरा फर्म ही डिसॉल्व हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ रिलेशन चेंज होता है, ठीक है। तो इसको मैं एक पॉइंट पकड़ सकती हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, राइट, उसमें बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, हाँ न्यू टर्म्स पे होगा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड कुड भी न्यू टर्म्स है, वो पॉसिबल है, बट बिजनेस कंटिन्यू है। यहाँ पे तो बिजनेस खत्म, फर्म खत्म, बिजनेस खत्म, बात खत्म। यहाँ पे कोर्ट बीच में नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा इंटरनल मामला है ना। यहाँ पे कोर्ट बीच में पड़ सकता है, उनको पावर है, जरूरत पड़ी तो पड़ेंगे, नहीं तो नॉर्मली नहीं पड़ते कोर्ट, लेकिन अगर इंसॉल्वेंसी या कुछ रहेगा तो कोर्ट बीच में आ सकता है।
ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बाबा बिजनेस जो है वो चालू रहता है नए टर्म्स पे, यहाँ पे बिजनेस पूरी तरह बंद हो गया। उसके बाद आता है रिलेशनशिप जो है पार्टनर्स का, वो चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो रिलेशनशिप ही खत्म हो गया। बात समझी? ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि इंपॉर्टेंट है। जब पार्टनरशिप में कुछ भी चेंजेस होते, नॉट फर्म इज नॉट डिसॉल्व, पार्टनरशिप में चेंजेस होते, तो उस केस में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? ये रिलेशनशिप का थर्ड पॉइंट लेते, रिवैल्यूएशन का फोर्थ पॉइंट लेते। तो जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी वजह, मतलब जो भी अपना रिवैल्यूएशन हुआ है, एसेट्स बोलो, लायबिलिटीज बोलो, तो उसका जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है वो पूरा पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। और जबकि यहाँ पे क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट खोलते। तो आज हम लोग यही सीखने वाले, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ही है जिसमें पूरा एक रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। रियलाइजेशन का मीनिंग ही है ना, रियलाइज करना कुछ। अरे बिजनेस बंद कर रहे तो एसेट्स को रियलाइज करेंगे, लाइबिलिटीज को पे करेंगे, वो सब कुछ होगा इन माय रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे कैसे एसेट्स आर सोल्ड, एसेट्स आर रियलाइज्ड, और साथ में लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, ये होता है यहाँ पे। और इसके लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाते हैं। ये जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड, राइट, ये अपने पार्टनरशिप में कंटिन्यू रहते हैं क्योंकि रीवैल्यूड अमाउंट्स पे। यहाँ पे क्या है ना, एसेट्स लाइबिलिटीज आर सेटल्ड, पे हो जाते, खत्म हो जाते। और लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगी जो कि इजी पॉइंट है, बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड, कंटिन्यूड है बुक्स, यहाँ पे बुक्स आर क्लोज्ड। फर्म ही क्लोज हो गया तो बुक्स क्या करेंगे, बुक्स को भी बंद ही करना पड़ेगा ना, ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड। तो भले यहाँ पे 5 से ज्यादा पॉइंट्स, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने जानबूझ के मार्क किया कि ये पॉइंट्स इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और आई होप तुमको इसमें फर्क समझ गया। और मैं ये भी बता रही हूँ हमारा फोकस यही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सब एसेट्स को रियलाइज करेंगे, बेचेंगे, वो पैसे आएंगे, उससे लायबिलिटीज पे करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल पे करेंगे, यही हमारा इस पर्टिकुलर पार्ट का इंटेंशन है, पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्यों डिसॉल्व होते पार्टनरशिप, क्या रीजन होते हैं। हो सकता है जब हम लोग साथ में आए थे कोई पर्पस से आए रहेंगे, वो पर्पस खत्म हो गया, या हो सकता है पार्टनर्स में कुछ अनबन हो गई है, गड़बड़ हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फिर क्या करने का है। हो सकता है कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर हैज डाइड, कुछ भी मतलब रीजन हो सकता है यहाँ। तो द डिसोल्यूशन कैन हैपन, एक्सपायरी ऑफ टर्म, जिस ड्यूरेशन के लिए बनाया था पार्टनरशिप तो उसका ड्यूरेशन एक्सपायर हो गया है, या वेंचर जिस चीज के लिए बनाया था बिजनेस वो खत्म हो गया है। लाइक मैंने एक बिल्डिंग बनाने के लिए किया था हम लोग ने एक पार्टनरशिप, वो बिल्डिंग रेडी है तो खत्म पार्टनरशिप, ऐसा भी हो सकता है। डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया, कुछ भी। यस, ये सारे केसेस में रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू, अगर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ। लेकिन अगर वो बोलते नहीं हमको बंद करना है, सब क्लोज फिनिश्ड, तो फिर वो केस में इट विल बी डिसॉल्विंग द फर्म। फॉलोइंग केसेस में देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म का अस्तित्व खत्म। ये कब होता है, जब सब पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करते चलो बाबा बंद करो, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरा कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़ के, या सभी इंसॉल्वेंट हो गए तो भी ठीक है, क्या करेंगे ना, एक सॉल्वेंट पार्टनर इतने इंसॉल्वेंट को लेकर क्या करेगा, ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। अगर इलीगल हो गया उनका बिजनेस, या फिर पार्टनर ने नोटिस दे दिया ऑफ डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप एट विल रहता है, ओके, या कोर्ट ने डायरेक्ट कर लिया, मतलब कोई भी रीजन से। देखो मेरे लिए रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तुम्हारे पार्टनरशिप एक्ट में तुम पढ़ते हो, तुम्हारे लॉ में। मेरे लिए मेरा अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के लिए हमको बोलना पड़ता है, ये सब अपने काम की चीज नहीं है। अपने को अपने अकाउंट्स पे फोकस करना है, एंट्रीज पे, लेजर पे, जर्नल पे, उस पे, बैलेंस शीट। तो ये हो गया सर्कमस्टेंसेस कि क्यों होता है डिसॉल्व। अब हो तो गया डिसॉल्व, इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके इफेक्ट क्या आते हैं। तो जब भी डिसॉल्व होता है पार्टनरशिप, मैंने क्या बोला, जो भी एसेट्स है फर्म के वो बेचने का टाइम आ गया, ठीक है। जो भी एसेट्स है फर्म के वो बेचेंगे और उसको अप्लाई करेंगे फॉलोइंग मैनर में। क्योंकि क्या है ना, जब भी पैसा आता है और बिजनेस बंद करे तो सबसे पहले पैसा दिया जाता है क्रेडिटर्स को, आउटसाइडर्स को,
जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है उनको। तो सबसे पहले हम किसको देंगे पैसा? थर्ड पार्टी को। क्रेडिटर्स बोलो, लोन्स बोलो, जो भी है, बाहर के लोग पहले, उनको देने के बाद फिर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अगर उसके बाद सरप्लस बचा है तो इट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स फॉर एनी ऑफ देयर लोन्स और एडवांसेस गिवन बाय देम। कैपिटल बाद में आएगा, पहले पार्टनर का लोन देना पड़ेगा। पहले तो थर्ड पार्टी, उसके बाद पार्टनर का लोन, उसके बाद कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, राइट? कैपिटल ऑफ द पार्टनर को दे दो, और उसके बाद भी कुछ बचा पैसा सबको देने के बाद, तो वेरी गुड, प्रॉफिट है तुम्हारे बिजनेस का। चलो इसको डिवाइड कर दो बाकी का इन पीएसआर। पीएसआर का फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें डिवाइड कर दो। लॉजिकल सी बात है ना, पहले बाहर के लोग, फिर अंदर के लोन्स, फिर अंदर का कैपिटल, और उसके बाद भी बचा पैसा सबको पीएसआर में। ठीक है, तो ये एक जनरल होता है जब डिसॉल्व होता है बिजनेस। आई होप तुमको समझ में आ गया, राइट? तो जैसे मैंने बोला, ये थ्योरी सिर्फ बेसिक है, मेरे को थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे जर्नल एंट्रीज। ये जो है ना कि जब भी डिसॉल्व होता है फर्म तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है, इसको करो स्टार मार्क। कुछ 11 एंट्रीज दिए वहां पे, लेकिन हम लोग इसको अपने हिसाब से समझेंगे। एंट्रीज कभी भी लर्न नहीं करने, वो समझ के अपने आप ही लर्न हो जाते, तुमको समझने एंट्रीज। ट्रांजैक्शन समझोगे, एंट्री खुद ब खुद आएगा, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंट्रीज जो भी है यहाँ पे, हम लोग इसको समझ के पहले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए तुम अपने नोटबुक में चाहे तो लिख लो। अभी कंसेप्ट बिल्डिंग क्या होता है वो तुमको मैं बता रही हूँ। अभी देखो, फर्म डिसॉल्व हो रहा है, मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, लेकिन अभी तक तो चल रहा था ना। तो बैलेंस शीट ऑफ फर्म अपने पास एक है। जिस दिन वो लोग बोलते चलो अभी हमारे झगड़े हो रहे, हमको नहीं करना है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड अभी पार्टनरशिप में, चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी है। अब ये जो बैलेंस शीट है फर्म का, ये डिसोल्यूशन के डेट का बैलेंस शीट है। जिस दिन डिसॉल्व करने को डिसाइड किया उस दिन का बैलेंस शीट है। अच्छा, ये कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म है। अगर पार्टनरशिप फर्म होता है तो अपना नॉर्मल टी फर्म का बैलेंस शीट रहेगा, इसमें थोड़ी ना शेड्यूल 3 का कुछ आएगा। तो बैलेंस शीट एक इमेजिनरी बैलेंस शीट लेते कि बैलेंस शीट में क्या क्या रहेगा। लेट्स से कुछ एसेट्स ले लेते, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, कुछ डेटर्स है, कुछ कैश एंड बैंक है, बस ज्यादा नहीं। मेरे को हर सम में यही करना है, अभी मेरे को सिर्फ कंसेप्ट और एंट्री समझ के लेना है। तो ये मेरा बैलेंस शीट है ऑन डिसोल्यूशन एसेट्स। अभी पार्टनरशिप फॉर्म में तो कैपिटल रहेगा। कैपिटल लेट से 2 पार्टनर्स है ए एंड बी, तो ये हो गया। हो सकते उनके कुछ रिजर्व्स है, चलो एक कोई पार्टनर का लोन ले लेते, एज लोन, और कुछ क्रेडिटर्स ले लेते आउटसाइड लाइबिलिटीज के लिए, हो गया। मैं एक सिर्फ बेसिक बैलेंस शीट ले रही हूं तुमको समझने के लिए। समझ में आया? ये है तुम्हारा बैलेंस शीट। कौन से दिन का है? जिस दिन डिसॉल्व कर रहे बिजनेस उस दिन का। कोई भी सम में, कोई भी सम डिसोल्यूशन का उठा लो, तुमको 3 अकाउंट्स पूछते। कौन से 3 अकाउंट्स पूछते? सबसे पहला अकाउंट पूछेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट हमको सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, पूरा पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रहा है, बुक्स को क्लोज करना है, तो ये हो गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। हमेशा पूछेंगे सम में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो अकाउंट होता है वो होता है मेरा कैश बैंक अकाउंट। क्योंकि तुम जब डिसॉल्व करोगे तो तुमको एसेट्स बेचने हैं, लायबिलिटीज पे करने हैं, पार्टनर्स को पे करना है, राइट? वो सब चीजें जो पेमेंट करना है, रिसीव करना है, सब कैश एंड बैंक में जाएगा। और तीसरा अकाउंट जो हमेशा पूछते हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक स्टैंडर्ड सम का फॉर्मेट है, आज भी जो हम सम करेंगे यही है।
उसमें ऐसे ही दिया गया, अभी जितने पार्टनर्स उतने कॉलम्स। मेरे एग्जाम्पल में मैंने 2 पार्टनर्स लिए, करेक्ट है? तो इसलिए पर्टिकुलर्स विद 2 कॉलम्स डेबिट में और पर्टिकुलर्स विद 2 कॉलम्स क्रेडिट में। ये एक नॉर्मल सी चीज है। 2 पार्टनर्स ए एंड बी। तो जैसे ही मैंने अभी ये किया, बात को समझो। सबसे पहले क्या करना है? लॉजिकल सोचो अगेन। भाई पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है तो मेरे को अकाउंट्स क्लोज करने हैं। मेरे सारे जो अकाउंट्स है ना, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स है वो सारे डेबिट बैलेंसेस है, जो भी लाइबिलिटीज है वो सारे क्रेडिट बैलेंस है, वो मुझे बंद करना है। राइट? तो मेरे को बंद करना है, तो बंद करने के लिए तो मैंने एक अकाउंट खोला है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? हमारे जो भी एसेट्स हैं वो रियलाइजेशन को ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि मुझे हर एक अकाउंट को क्लोज करना है। याद है, मेरा फर्म बंद हो रहा है, फर्म बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, बुक्स भी तो बंद करने ना, और बुक्स बंद करने के लिए सबसे पहले सारे अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। तो सारे जो एसेट्स हैं, कौन से एसेट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4, समझो ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, जो मैं सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देता हूं। अच्छा, एंट्री क्या होगा? एसेट डेबिट बैलेंस है, एसेट को क्लोज करना है, मतलब एसेट को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। एसेट को क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है? भाई एक ही तो अकाउंट है अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, तो पहला एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योर एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एसेट्स है उधर डाल दो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, डाल दो इधर। कौन से अमाउंट पे डालना है? ऑफ कोर्स बुक वैल्यू पे। मेरा पर्पस ही ये है कि इसको क्लोज करना है, तो जो भी बुक वैल्यू है सीधा बुक वैल्यू ट्रांसफर कर दो। तो मेरे पहले 2-3 स्टेप्स में मैं पूरा जो बैलेंस शीट है ना उसको इधर उधर कर देती हूँ। इधर उधर मतलब कोई पॉइंट 1 में, कोई पॉइंट 2 में, कोई अकाउंट नंबर 3 में। एसेट्स गए? सब नहीं गए, कैश एंड बैंक बचा है, क्योंकि कैश एंड बैंक तो मेरा बैलेंस है ना। तो वही बैलेंस में कैश एंड बैंक में लेती हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मैं बोल सकती हूँ पूरे एसेट्स जो है ये अकाउंट्स में आ गए। डन है? एसेट्स हो गया। अभी अगले स्टेप में लायबिलिटीज लेंगे। लायबिलिटी में सबसे पहले मुझे दिख रहा है कैपिटल। अब कैपिटल भी तो बैलेंस ही है ना, तो समझ लो ये सेकंड स्टेप पे मैंने ये बैलेंस लिया था। अब थर्ड स्टेप में मैं जनरल कैपिटल अकाउंट लूंगी। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटीज है ना, थर्ड स्टेप में वो ले लिया। ये कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ बैलेंस है। कैपिटल के बाद दिखा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हो सकता है, पीएनएल हो सकता है, कोई भी अगर कोई रिजर्व है तो वो रिजर्व सब पार्टनर्स को दिया जाएगा उनके पीएसआर में। रिजर्व होते क्या है? वो प्रॉफिट से तो होते हैं अपने, जो अपने साइड में रखे हुए हैं। अभी बंद हो रहा है फर्म, तो रिजर्व सबको दे दो अपने अपने। तो बाय जनरल रिजर्व हो जाएगा मेरा पीएसआर में, इसमें डिवाइड। इसका लेकिन एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो रिजर्व को। तो एंट्री क्या होगा? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल। अगर लॉस रहेगा तो, लॉस हो प्रॉफिट हो रिजर्व जो भी है डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। बात समझ में आई? ठीक है। अब आया एज लोन, पार्टनर का लोन है। नॉर्मल लोन रहता तो नॉर्मल लायबिलिटीज जैसे एसेट ट्रांसफर किया, लायबिलिटी भी रियलाइजेशन को ट्रांसफर होता था, लेकिन ये जो है ये है मेरे एज लोन, मतलब पार्टनर्स लोन। तो नॉर्मली जो पार्टनर का लोन होता है, देखिए 1 2 3 और ये जनरल रिजर्व मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो पार्टनर्स लोन होता है नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, उसको पे कर देते। नॉर्मली ऐसे ही देते सब में कि पे कर दिया। ऑफ कोर्स पहले नहीं पे होता, पहले बाहर के लोग पे होंगे, उसके बाद पार्टनर का लोन। तो कभी ना कभी तो उसको बैंक से पे करना है, तो इसके लिए पार्टनर्स लोन पे कर देते। एंट्री क्या होगा पार्टनर्स लोन पेड का? लोन है ना, लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो पार्टनर का लोन पे कर दो। 2-3 लाइन छोड़ के क्यों लिखा है? पहले बाहर के लोग पे होंगे फिर लोन पे होगा, इसलिए वहां पे लिख दिया।
बाद में भी लिखा तो चलता है, लेकिन भूल जाते हम लोग, तो इसके लिए पहले डाल देने का। ये तो सम में बोलते हैं कि नहीं लोन को पैसा मत दो, लोन के बदले में कुछ और दो उनको, ऐसा भी होता है। वो जैसे सम बोलता है वैसे करना पड़ता है। सब कुछ सम में दिया होता है, टेंशन नहीं रहता। अब आया लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, बाहर की जो लाइबिलिटीज है वो, जैसे मैंने एसेट्स को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन को, वैसे मैं अपने लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करूंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या एंट्री पास होगा भाई? लाइबिलिटी एक क्रेडिट बैलेंस है और तुम इसको क्लोज करना चाहते हो, तो एंट्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इधर आ गया बाय क्रेडिटर्स में जो भी लाइबिलिटीज रहेंगे वो इधर, ये भी बुक वैल्यू पे ही रहेगा। अब अगर मैं ध्यान से देखती हूं तो मेरा पूरा के पूरा बैलेंस शीट खत्म, बैलेंस शीट में कोई भी अकाउंट बचा नहीं है। सारे अकाउंट से तो कैपिटल बैलेंस में चला गया, कैश बैलेंस में चला गया, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए का लोन पे कर दिया, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों को हम लोग ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मेरे सारे जो अकाउंट्स हैं ए टू जी, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए अभी, सिवाय 3, रियलाइजेशन, कैश और कैपिटल। 3 अकाउंट्स अभी भी खुले, जो अभी हमने खोले, ये 3 अकाउंट्स बचे, बाकी के सब हमने क्लोज कर दिए। करेक्ट है? अब आया दूसरा पार्ट। ये देखो मैंने अभी जो एंट्रीज किए, मैंने एसेट्स को ट्रांसफर किया, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, कैश को लिया, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोन पे किया। अच्छा अभी डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये जो एसेट्स मेरे हैं ना, ये सारे एसेट्स मुझे बेचने पड़ेंगे, बिजनेस बंद हो गया ना। एसेट्स बेचेंगे तो क्या एंट्री होता है नॉर्मल सिचुएशन में? जब भी मैं एसेट बेचती हूँ तो मैं क्या एंट्री पास करती हूँ? नॉर्मल, मैं बोलती हूँ एसेट बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट गया, बैंक टू एसेट, ये नॉर्मल एंट्री हुआ। लेकिन यहाँ पे तो एसेट है ही नहीं ना कोई, सारे एसेट पड़े रियलाइजेशन में। तो अगर अभी तुम कुछ बेच रहे हो एसेट, तो क्या एंट्री होगा बच्चा? बैंक अकाउंट डेबिट तो कंफर्म है, लेकिन टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारे एसेट्स विच आर सोल्ड आर इन द रियलाइजेशन अकाउंट बाय बैंक फॉर योर एसेट्स सोल्ड। कैश बोलो बैंक बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझी? एसेट्स जैसे बेचे वैसे ही तुम्हारे लायबिलिटीज भी पे करने ना तुमको। भाई बेचना समझता, पैसे आना समझता, देना भी तो पड़ेगा। तो जब तुम क्रेडिटर्स को पैसा दोगे या कोई भी लायबिलिटी को पैसा दोगे, तो क्या एंट्री होगा? लायबिलिटी डेबिट टू बैंक, नॉर्मल एंट्री। बट यहां तो लायबिलिटी अकाउंट है नहीं, सब कुछ रियलाइजेशन में डाल दिया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर योर लायबिलिटीज पेड। बिल्कुल लॉजिकल है, यहां पे बाय रियलाइजेशन फॉर योर लायबिलिटीज पेड। नॉर्मल है सब, इजी एंट्रीज। अब एसेट्स बेच दिए, लायबिलिटीज पे कर दिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अचानक पता चला एक नया लायबिलिटी आ गया, या चलो एक ना हम लोग ने हमारे बुक्स में फर्नीचर नहीं बताया था, जब बेचने को आए बिजनेस देखा अरे थोड़ा बहुत फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन अभी बेचा है, मिला है पैसा। अब फर्नीचर था नहीं बुक्स में फिर भी बेचा है। अगर अनरिकॉर्डेड कुछ है और तुमको अभी मिला है, तो क्या एंट्री पास करोगे अगर तुमने कुछ ऐसा अनरिकॉर्डेड एसेट बेचा? तो बुक्स में नहीं था फिर भी बेचा ना, तो बैंक डेबिट तो कंफर्म है। और साथ में किधर जाएगा? अभी अपने पास अकाउंट ही 3 बचे, जो भी करना इन्हीं 3 में खेलना है तुमको। तो तुम बोलोगे भाई अभी बेचा, एसेट नहीं था बुक्स में फिर भी बेचा, तो भी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन ये कौन सा है? अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। बोलते हैं बहुत बार सब में कि ये एसेट था नहीं था पर मिला मेरे को पैसा, मिला ना पैसा, बात खत्म हो गई। वो एसेट तुमने रिकॉर्डेड रहेगा, अनरिकॉर्डेड जो भी आएगा रियलाइजेशन में ही, फॉर एनी अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। वैसे ही हो सकता है तुम्हारी कोई लायबिलिटी आ गई एक्स्ट्रा, मेरे बुक्स में नहीं था बट अभी मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, तो क्या हो गया? तुम कुछ भी पे करोगे अभी तो एंट्री वही होने वाला है। क्या पे कर रहे हो ना अभी?
रियलाइजेशन टू बैंक। तो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आया, से डिसोल्यूशन का एक्सपेंस आया, कुछ भी लाइबिलिटी एक्स्ट्रा आया, तो वो सीधा रियलाइजेशन टू बैंक बाय रियलाइजेशन फॉर योर डिसोल्यूशन बोलो या कोई भी एक्सपेंसेस पे जो बुक्स में थे नहीं, नए लाइबिलिटी आ गए तो वो भी पे करना पड़ा, सेम एंट्री। अब जो भी होगा सब रियलाइजेशन में ही होगा, ठीक है। अब समझो तुम्हारा कोई एसेट है और वो एसेट है ना बेचा नहीं जा रहा है, तुम नहीं बेच पा रहे हो, तो पार्टनर ए बोलता है चल मैं ले लेता ये एसेट, अब नहीं बिक रहा है ना, छोड़ मैं लेता हूं। तो अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले लेता है तो क्या एंट्री होगा? पार्टनर ने एसेट लिया तो फिर एंट्री होगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि मेरे पास रियलाइजेशन में ही सब कुछ है, टू रियलाइजेशन फॉर एसेट टेकन ओवर। जो भी पार्टनर ने, समझो ए ने लिया है, तो हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन बाय पार्टनर्स कैपिटल एसेट टेकन बाय पार्टनर। तुम सेल करो तो बैंक डेबिट, पार्टनर ले तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, एसेट जा रहा है तो कंफर्म रियलाइजेशन क्रेडिट। समझा? वैसे अगर कोई लाइबिलिटी जो पार्टनर बोलता है चलो मैं पे करता हूं या मैं इसको टेक ओवर करता हूं, तो सेम एंट्री होगा लाइबिलिटी के लिए, लेकिन उल्टा, मतलब सेम एंट्री मतलब ट्रांजैक्शन सेम है, एंट्री उल्टा रहेगा। यहाँ पे एसेट नहीं लाइबिलिटी ले रहा है पार्टनर, तो क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन डेबिट। तुमने पे किया तो टू बैंक, अगर तुमने नहीं पे किया पार्टनर ने लिया तो टू पार्टनर्स कैपिटल, तो टू पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या है? फॉर लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर, टेकन ओवर। यहाँ पे बाय रियलाइजेशन फॉर लाइबिलिटी टेकन ओवर। पूरा सम में देते वो लोग, समझो बी ने लिया लाइबिलिटी, जो भी है, एक एग्जांपल ले रही हूं मैं सिर्फ। तो एंट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरे एंट्रीज तुमको दिए नोट्स में, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको रट्टा मारेंगे, नहीं, समझेंगे, सीखेंगे और फिर हम उसको देखेंगे। तो आई होप तुमको ये समझ में आए एंट्रीज। हम लोग सम्स करेंगे, बहुत सिंपल सम्स है आज के, तो उसमें हम लोग ये सब वापस देखेंगे कैसे होता है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो अब देखो, यहां तक मैंने जो भी सिखाया वो एंट्रीज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर, है ना, एसेट्स को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी इसमें ट्रांसफर के रियलाइजेशन को। तो एंट्री क्या होता है? रियलाइजेशन टू एसेट्स, सिंपल। लाइबिलिटीज ट्रांसफर के बुक वैल्यू पे होता है कि क्लोज करना है अकाउंट्स को, इसलिए फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर करो, लाइबिलिटी ट्रांसफर किया तो एंट्री लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे प्रोविजन दिया इन्होंने, है ना, प्रोविजन फॉर एग्जाम्पल आरडीडी। अब हमको मालूम है जब भी आरडीडी होता है समय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेटर समझो 1 लाख है माइनस आरडीडी 2000, तो हम दिखाते 98,000 है बैलेंस शीट में। लेकिन ये दो अलग अलग अकाउंट्स है, आरडीडी 2000 का क्रेडिट बैलेंस है और 1 लाख डेटर्स का डेबिट बैलेंस है। तो जब हम लोग अकाउंट्स क्लोज करेंगे, हम 98,000 पे क्लोज नहीं कर सकते, हमको 1 लाख डेटर्स और 2000 आरडीडी, दो अलग अलग अकाउंट्स क्लोज करने। तो जो क्रेडिट है, जैसे प्रोविजन है, वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा और जो भी एसेट है वो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। तो 1 लाख डेबिट, 2000 क्रेडिट, दो अलग अलग अकाउंट है, तो हमेशा उसको अलग ही लेना है। एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो गए, उसके बाद एसेट को बेचा तुमने, एसेट को बेचा तो क्या एंट्री पास होगा? बैंक टू रियलाइजेशन। अगर एसेट किसी पार्टनर ने ले लिया तो जो भी वैल्यू पे पार्टनर लेने को तैयार है वो वैल्यू पे हम लोग इसको ले लेंगे, वो वैल्यू पे हम लोग ले लेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये एंट्री हो गया। कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, कुछ एक्स्ट्रा लायबिलिटी या कुछ भी पे करना पड़ा तो रियलाइजेशन टू बैंक, देखा हमने। अच्छा, बाहर के जो लायबिलिटीज पे किए तुमने, क्रेडिटर्स के, लोन के, व्हाटएवर, बाहर किया, नॉट एज लोन,
बाहर की लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी अपना रियलाइजेशन टू बैंक। सब एंट्री देख लिया हमने, यहां देख रहे हैं अभी, ठीक है। अगर पार्टनर बोलता है मैं लाइबिलिटी लेता हूं, जैसे पार्टनर ने इधर एसेट लिया, यहाँ पे पार्टनर बोलता है मैं लाइबिलिटी लेता हूं, तो हम बोलेंगे रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। बात समझी? जो भी लोन है पार्टनर का पे किया, तो वो 9th एंट्री हो गया, लोन टू बैंक। जैसे हमारे एग्जांपल में ए का लोन था, हमने रिजर्व्स भी ट्रांसफर कर दिया था ना, जनरल रिजर्व पीएनएल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन पीएसआर। सो हमने सारे एंट्रीज कर लिया अभी, इसमें से 9 एंट्रीज हम लोग कर चुके, बचे 2। अब क्या बचा, ध्यान से देखो। अब ये जो बचा है, इसमें आता है हमारा, सबसे पहले हमको अभी अकाउंट क्लोज करने का टाइम आ गया। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा। यहां पे अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब क्रेडिट की साइड ज्यादा है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है ना, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें जो भी इनकम जैसे कुछ भी आ रहा है वो क्रेडिट है, और जो भी डेबिट एसेट्स एक्सपेंसेस वो सब डेबिट हो रहा है। तो इसमें जो भी है ना, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हो या लॉस हो वो जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, अभी क्लोजिंग का टाइम है, जो भी प्रॉफिट है इट विल गो इन द पीएसआर टू द पार्टनर्स। तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, बाय रियलाइजेशन है वो। प्रॉफिट हुआ तो लॉस हुआ तो क्या होगा, डेबिट होगा इन माय पार्टनर्स कैपिटल। तो इसके साथ मेरा अकाउंट नंबर 1 क्लोज है। रियलाइजेशन क्लोज करोगे, जो भी प्रॉफिट लॉस है रियलाइजेशन का वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाए। कर दिया तुमने, गुड। अब क्या करोगे, अब पार्टनर कैपिटल देखो भाई, हमको जो भी था ओपनिंग बैलेंस प्लस रिजर्व्स ऐड कर दिया प्लस प्रॉफिट ऐड कर दिया, जो लायबिलिटी एसेट टेक ओवर किया वो भी हो गया। अब जो बचेगा पार्टनर्स कैपिटल तुम पहले क्लोज करोगे, जो भी बचेगा मतलब वो अमाउंट तुमको पार्टनर्स को पे करना है, वो अमाउंट तुमको पार्टनर्स को पे करना है, क्योंकि तुमने बाहर के लोगों को पे कर दिया, तुमने पार्टनर का लोन भी पे कर दिया, तुमने जो खर्चा हुआ वो भी पे कर दिया। अब तो पार्टनर्स कैपिटल को पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस बंद हो गया अभी। तो यहां पे जो भी बचेगा टू बैंक, इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। जो बचा बैलेंस पूरा बैंक में कैश में पे करो और उनके अकाउंट्स को क्लोज करो। जो भी यहाँ पे टू बैंक का फिगर आएगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे आएगा बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा उनको। और ये करते ही जैसे तुमने इनका पेमेंट कर दिया, समझो तुम्हारा कैश एंड बैंक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। जब कैश एंड बैंक यहाँ पे टैली हो गया मतलब समझो तुम्हारा सम पूरा सही गया, क्योंकि जो मेरे पास बचा है कैश वो पार्टनर्स के लिए, और जो पार्टनर्स कैपिटल में बचा है बैलेंस वो उनको पे करने के लिए, तो ये दोनों मैच होना चाहिए। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते, उसका जो भी बैलेंस है बैंक से पे करो, बैंक में वो पैसा डालते मतलब पे करते ही तुम्हारा बैंक अकाउंट टैली खत्म, मतलब क्लोज, अकाउंट शुड बी क्लोज, बुक शुड बी क्लोज। तो ये मेरा फाइनल फिगर है। तो इसका और लास्ट एंट्री देख लो, अभी खत्म हो गया मेरा, कंसेप्ट इज टोटली ओवर। आई होप तुमने नोटबुक में अच्छे से लिख लिया है। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, रियलाइजेशन का ट्रांसफर कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन टू कैपिटल, लॉस है तो उल्टा है। और बाद में जो भी बचा मतलब सेटल करो ऑफ द पार्टनर्स अकाउंट्स, राइट। तो जो भी कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर्स हैं, बैलेंसिंग फिगर्स की जो भी अमाउंट बचा है वो या तो पे ऑफ या फिर रिसीव्ड इन कैश, वो खत्म करो, और उसी अमाउंट से कैश भी टैली हो जाना चाहिए। आर यू क्लियर? तो ये हो गया मेरा सिंपल 11 एंट्रीज।
अब हम लोग सम्स करेंगे, पूरा एक एक स्टेप करेंगे. अगर ये एंट्रीज तुमको अच्छे से समझ गए हैं तो उसके बाद सम्स बहुत सिंपल जाते हैं. डिसोल्यूशन पार्ट वैसा सिंपल है. ठीक है, तो चलो हम लोग अभी हमारे सम स्टार्ट करते हैं. So now come to your problem number 1. This is a small theory question which we have. Let us see. W paid a premium to other partners of the firm at the time of admission to the firm. So when he was admitted to the firm, new partner was taken. He gave extra amount. Premium means he gave an extra amount with a condition that the firm will not be dissolved for at least 5 years. So when a new partner is joining, so he might give extra money and say that 5 years, so I want this firm should continue. The firm is dissolved after 3 years. So obviously your condition is not fulfilled. So the partner will say, now give me my refund. Premium I had given you ki 5 years you will continue. Abhi you have closed the business. So chalo give me my amount. Not whole amount, but some amount you will have to give back. So what is the criteria for calculating this refund amount? How will you calculate refund amount? So it will depend on ki how much was the premium paid, how many years they have worked, okay, how much of the conditions they have not fulfilled, right? Terms and conditions, it will depend on that. So yes, if the firm is dissolved before the term expires, then W who had paid a premium will be refunded depending on the terms on which the admission was made, the time period for which it will not be dissolved ki 5 years ke basis pe he gave the money, and how much time was the firm in existence. 3 years so you were doing business now, so maybe proportionate amount for 2 years they will refund him, whatever. So it is a small theory question, module mein hai, so I covered it. And yes, no refund will happen. No refund will be given if the firm is dissolved due to death of the partner, because that is in no one's hands. I mean, the dissolution happened because of misconduct of W. So W, the partner जो admit हुआ था, he's only done some misconduct, some fraud, something wrong. So he cannot say now pay me money. So that is not going to happen, right? And अगर agreement हुआ है, if dissolution is through an agreement does not have any condition for refund, then that will also be not given. So it is a simple legal point. If yes, he has given, he can claim the refund depending on the situation. Okay. So sums we will start. Problem number 3. It is a RTP question plus module question. ICI के module में है ये सब. चलो, let us first read, understand, analyze the question. Tino, Mike and Shine, 3 partners. PSR 2:2:1. ठीक है? Always अपना highlighter या pencil you should keep in hand so that you can mark everything important. 3 partners, 2:1. Balance sheet 31st March 2 given. Balance sheet में capital accounts है तीनों के, all 3. Some reserves is there. Some creditors are there. Assets में plant, fixtures, stock, debtors, cash. Normal assets. They decide to dissolve the business. Business is getting over, closed. Following realized amounts. So these are the assets realized. How many assets are there? 4. Plant, fixtures, stock, debtors. Plant, fixtures, stock, debtors. All assets का realized figure is given. Creditors gave discount of 5%. Expenses of realization are 1500. Unrecorded asset hai which was taken over by Mike. Bill for 4,200 was received for GST and it was paid. So what all we have? Sum mein everything. Assets hai, liabilities hai. We have got reserves. We have got assets realized so much, liabilities paid so much. Unrecorded asset is there, unrecorded liability is there. Realization expenses hai, everything is there in the sum. What you have to do? You have to make the realization account, partners capital, cash account. Same typical 3 accounts they ask. So very easy sum hai to start with, बहुत ही simple sum hai. So let us start. So one by one,
हाउ आई टॉट यू, कैसे स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो. ओके, सबसे पहले राइट डाउन बुक्स ऑफ द फर्म. बुक्स ऑफ द फर्म. राइट डाउन. First account I always make is realization account. How big you will make the account? It will depend on how much is your balance sheet, how big your balance sheet is. So you have got some 5 assets, okay, 1 liability. So I think about 10 to 12 lines. 12 lines you make realization account. 12 lines should be good. Normally second account I make is cash account. About 8 to 10 lines, cash account. मतलब वन पेज में रियलाइजेशन कैश अकाउंट बोथ कैन फिट, दोनों हो जाते. और लास्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब 2 partners we have, sorry 3 partners ना, Tino, Mike and Shine. So 3 columns we will need. Partners capital account is not a very big account. About 8 lines enough है. Come on. Shall we start? हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी. चलो. In the exam for partners capital, because you have so many columns, you can take 2 pages also. 2 pages, right? Like, you know, partners capital, one side you can have realization, one side you can have cash and bank. Or you have 1 page cash bank and next 2 pages you take for partners capital. No problem. Okay? Chalo, so shall we start? Yes. What is our first step? Dissolution में सबसे पहले what I do? Tino, Mike and Shine. First step, always I tell you this. Transfer your assets, liabilities, capital, cash balance, all that transfer. तो first I'm starting with assets. तो जो भी assets है at book value we transfer to realization. तो what entry I pass? Assets are transferred now. Realization account debit 2 assets. 2 plant and machinery. Every asset take 1 by 1. 2 plant and machinery 1,08,000. 2
fixtures 24,000, two stock 60,000, two debtors 48,000. So all your assets we have taken. Entry tha realization account debit to one by one all your assets. One asset is cash. Cash you will take here, to balance brought down. In your cash column, in your cash account, 60,000. So all assets taken. Over. Now we go to liabilities. Liabilities mein first hai item we have got is a capital account. So capital account we will have by balance brought down. 1,20,000, 48 and 24,000. All these are my capital balances. 3 items only. We have got only 3 items in our liabilities. Capital, reserve fund. अब P&L हो, general reserve हो, reserve fund, they all are to be distributed to the partners. तो यहाँ पे by reserve fund distribute in the ratio of your profits 2:2:1. तो whatever amount है distributed. 60,000 ratio 2:2:1. Take it. Entry है reserve fund debit to partners capital. So we have taken all our reserves. Simple. Next what I have? Creditors, assets. जो भी assets है, whatever liabilities are there, everything is transferred to realization. तो realization में book value पे भी transfer by creditors 48,000. And with this, see, I'm doing this in green color just to show you कि Baba, whatever my balance sheet figures are there, all the figures have been taken in 1, 2, 3 accounts. Abhi I have to only see these 3 accounts. My balance sheet work is over. तो ये था मेरा green part. Now I'm starting with what is given in the sum. This was the balance sheet part. Okay. So now what I'm doing, now I'm using blue color. Whatever transactions, whatever has happened, one by one we will account for that. तो ये जो green color में I only took balances, I distributed reserves, I transferred assets and liabilities to my realization at book value. And with this, my each and every account has been transferred in these 3 accounts. Okay. Up next, they decide to dissolve the business. The following amounts are realized. Matlab we sold the assets. So we sold the assets. 4 assets I can see. Plant, fixture, stock, debtors. All 4 assets ka amount is given. So much we realized. Matlab itte mein we sold. So entry what I will pass when I sell asset? Bank account debit या cash account debit to realization. तो realization में by cash. All the assets inner column में write. Plant and machinery 1,02,000. Fixtures 18,000. Stock 84. Debtors 44,400. Realization में full breakup you give. Her item you have to write down. Cash में you can write the total also. जैसे 1,02,000 plus 18 plus 84 plus 44,400. और ये 248,400 कैश में लिखो to realization into bracket assets realized. The logical sequence of dissolution is happening. Abhi we have sold assets, so next step will be pay liabilities. Third party liabilities. So बोला है वहाँ पे creditors gave a discount of 5%. 5% discount given. So what entry you will pass? Creditors paid. A realization to cash. To cash into bracket creditors.
And what amount? 48,000 creditors है, but उसमें we got 5% discount. So 48,000 minus 5%, we have paid 45,600 to creditors. By realization, creditors 45,600. Are you clear? After creditors, expenses दिया है 1500. They have paid expenses. So when you pay expenses, what entry you pass? Realization to cash. So here we have got again to cash. For expenses 1500. Here in cash by realization, expenses 1500. Everything is given in the sum. Step by step karo, you will have no problem. Then there was an unrecorded asset of 6,000. Our asset was of 6,000. It is not shown in the books. But Mike took it at 4,800. Abhi asset is not there, so leave that. The amount is 6,000, not interested. What amount he took at? Now I'm interested. Just say if there is any asset which is not shown in the books and you sell it. So asset may be of 50,000, but you sold it at 40. So 50,000 I'm not accounting. I'm accounting for selling amount, 40,000. Like that only Mike took at 4,800. So I will pass entry for Mike taking the asset. So Mike's capital debit to realization. And which value? At the agreed value taken. Sometimes students think 6,000 what to do. 6,000 nothing is to be done. You have to only account for 4,800 because that is the value Mike has taken it. Are you clear? So chalo, what will be my entry? Mike has taken. So Mike's capital debit to realization, asset taken over Mike's capital 4,800. This is unrecorded asset. Please don't try to record 6,000. Now your firm is dissolving. Close ho raha hai. What is the point? What he is taking, that you have to show. Here by Mike's capital into bracket unrecorded asset. If you would have sold the unrecorded asset, I would have said cash to realization 4,800. Okay. Then 4,200 bill was there of GST which was also paid. So again there is no liability in the books of GST, but expenses have happened. You have to pay. So how you paid 1,500 ka expense? You paid GST also, same entry. Realization to cash. Okay. So to cash, now this is your GST amount paid 4,200. Ekdam simple. Your by realization for your GST unrecorded liability. What you paid? Full amount account. And with this, it is over. Sum is finished. So easy. What will you do? Pay attention. First, you will close realization account. Realization account में profit or loss what you're getting, first see that. Chalo, calculate profit or loss on realization. Let us see. First, we will calculate that. You are having credit balance, you know, credit is side is more. So two partners capital. Remember, it is a profit will be transferred to partners capital. Tino, Mike, Shine. Okay.
Now I'm doing it in red. This is my final closing part. I hope you understood. ये जो 9,900 का profit is there, distribute in the ratio of 2:2:1, your regular profit sharing ratio. तो realization account closed. This amount transfer to partners capital. Capital में ले लो by realization. जो भी profit है 3960. Yes. And that's all. Now close your capital. Whatever capital account में, all three columns में, whatever balancing figure है, that is the amount you pay or you receive from the partners. ठीक है? तो चलो close this. And यही amount से your cash account should also tally. So come on, first let me take Tinu's balance. To cash into bracket balancing figure. Whatever balance 147,960 Tinu column. Then Mike. चलो कैलकुलेट खुद करो. Close your capital. Whatever balancing figure pay. तो कैश में आएगा बाय टीनूज कैपिटल 147,960 by Mike's capital 71,160 or by Shine's capital and with this your cash account should close, means everything is correct, no silly mistake. Agar this does not tally means something was missed out, some silly mistake is made. No problem, we can find out the mistake. Tallied. So with this my simple sum is over and this is how dissolution we have to solve. Okay, please do it properly, tally it step by step.
So I hope you finished it. Now listen carefully, okay? Come to problem 2. Problem number 2 we are discussing. Pay attention. X, Y, Z are partners of the firm. Their PSR is 4:3:2. 3 partners. Balance sheet given 31st March 1. Fixed assets, stock, debtors, cash. Partners capital XYZ. General reserve is given. And creditors. Partners decide to dissolve the firm. Fixed assets realized 520, book debts were 440, stock was valued at 250 and taken over by partner Y. So the stock is taken by partner Y. You have sold assets, fixed assets and debtors. Creditors gave discount of 5% and realization expenses were 6,000. You have to prepare realization account, partners capital account and cash account. Simple sum. Yes, it is very simple. And again, we will do our stepwise one by one all the things and let us do this problem number 2. Okay. Last sum for today, problem number 2, easy sum. So let's start first with our accounts, right? What have they said? First one, same 3 accounts, realization account are cash and bank account and partners capital account. So let's start. First thing, books of the firm, realization account, about 10 to 12 lines. Actually, this is a simple sum. This can also be given for homework. Today is first day, so it's okay. Second one is cash account. Do they have cash, bank? What is given in the sum? They have given cash in hand. Okay, so cash account. 8 lines. And last we have got partners capital account. 3 partners hai, so 3 columns. Last is our partners capital XYZ. About 6 to 8 lines. Come on. So what is our first step? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अपने बैलेंस शीट के फिगर्स, ट्रांसफर एसेट्स, लायबिलिटीज, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन. तो चलो फर्स्ट एसेट्स, 4 एसेट्स है, 1 इज कैश, तो एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, टू stock 3 lakh,
to debtors 5 lakh and cash to balance brought down 10,000. Assets taken, liabilities. Only one liability है creditors. तो by creditors realization account में 3,20,000. In capital account take your balances. By balance brought down 4 lakh 3 and 2. Also, we have got general reserve. General reserve distribute to the partners by general reserve in your ratio 4:3:2. 90,000 distribute 40, 30 and 20,000. Easy. With this, my whole balance sheet, jo pura balance sheet, it has come in my these three accounts. Okay. Now they decide to dissolve the firm. Fixed assets realized 520. So now we are realizing the money. Assets realized, bank account debit to realization. So by cash or by bank, fixed assets 520, inner column. Debtors 440, inner column. So realization 9,60,000. Cash may take to realization for your assets. To realization 960. Stock was valued at 250 and it was taken over by partner Y. So 250 stock taken by partner Y. So Y takes, any partner takes asset, तो क्या entry है पास? Partners capital account debit to realization into bracket asset taken over or stock taken over. Y's column 250. Whatever value they take at, that value I pass entry. Here we have got by Y's capital. That's it. 3 assets I had, all 3 I've been. एक तो sold, नहीं तो partner has taken over. Now we have got our liabilities. Creditors 5% discount we have paid. So creditors paid, realization to cash into bracket creditors. How much we paid? 320 minus 5% discount. You know, many times students think ki how the discount is accounted for. Automatically discount is accounted. See, I credited realization with 3,20,000. 3,20,000 were my creditors. And I credit. And when I paid 3,04,000. So automatically 16,000 का profit तो I have taken ना. 320 credit है, 304 debit है, तो net figure is 16,000 credit, which is income. क्योंकि I got a discount. Okay. So that profit loss on every item automatically आ जाता है in my realization account. Don't bother about it. It will automatically come. Okay. चलो realization creditors paid plus expenses paid 6,000. So realization to cash for your expenses 6,000. Almost over. Sum is over. Assets paid, realized, liabilities paid, your expenses paid, all over. Now what will you do? Now time to close your capital account. Capital account close.
or once you close capital account, whatever balance is there, pay them cash, right? No, before that we have to close realization account. Profit or loss on realization we will transfer, then we will close capital account. Whatever is there, pay them. तो चलो realization account close करो, profit loss find out, transfer to partners capital in PSR. Let us see, are we having profit or loss? I think there's a loss. Just let's see. There's a loss by partners capital X, Y, Z. Total loss in the ratio. 4:3:2. So loss है, and loss we transfer to partners capital to realization. And now time to close partners capital. Whatever balance is there, pay it off in cash. Or you might receive. जो भी receive payment whatever, do in cash, and cash account also should tally. तो चलो to cash your balancing figure. Every column you are going to close. चलो calculate. And once you get ये figure जो भी है इसको cash में डाल दो. Take it here. By X capital, Y's capital, and Z's capital. And after putting this figure जो भी है tally हो जाना चाहिए. It should close. If it does not close, cash account means some silly mistake has happened. This is your last checkpoint. Okay.
So with this, my cash account has tallied 9,70,000 and my sum is also over. So both the sums we saw today were simple sums because only we started the concept. Dissolution mein what steps are taken. So tomorrow we'll be doing better sums with more adjustments. Okay. So I hope you understood. So there's no homework for today. Just revise your dissolution entries. That's it. Okay. So complete this 9,70,000 cash account tallies. That's all for today. See you tomorrow. Bye bye and always keep smiling.